हम सिविक्स में क्या पढ़ रहे थे? डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। कल मैंने बताया था कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हमारे? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन एक चीज और मैंने बताई थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 44 करेक्शन जो हुआ है उसके तहत 1978 में लास्ट फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया और टोटल अब हमारे कितने फंडामेंटल राइट? 6 है। एक था इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड था फ्रीडम। टेनिंग पे बात कर लेते हैं, फिर एक एक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या है? बराबर, समानता। इक्वालिटी का मतलब है समानता। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या कहेंगे? समानता। कैसी समानता भाई? रिलीजन नहीं होना चाहिए। देखो नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि पर्सन, कौन पर्सन जो क्या हो? इंडियन हो, वो क्या होने चाहिए? बराबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी क्लास में आप सब एक क्लास के स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत से अलग रिलीजन के बच्चे हैं, ठीक है, अलग कास्ट के बच्चे हैं। अगर होता यहाँ पे तो जेंडर भी अलग हो सकता था, अगर बॉयज यहाँ पे साथ में पढ़ते थे, ठीक है। तो जब इतनी सब कुछ अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो सबको एक बराबर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? मार्क्स अगर किसी के कट रहे हैं तो जो गलत कर रहा है उसी के कट रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी मैं खास रिलीजन को लेके मार्क्स ज़्यादा दे रही हूँ या किसी दूसरे रिलीजन को लेके मार्क्स कम दे रही हूँ। ऐसा अगर होता तो इक्वालिटी नहीं होती। लेकिन आप यहाँ पे आते हो एक यूनिफॉर्म में आते हो, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या कास्ट के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म डिवाइड नहीं है। समझ में आ रहा है? अब मैं बात करती हूँ कि अगर मैंने कहा कि इतनी इक्वालिटी है, आपके एग्जाम्स एक जैसे होते हैं? नहीं होते। एक कम्युनिटी का अलग एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर आता है, दूसरी कम्युनिटी का क्वेश्चन पेपर अलग आता है, ऐसा होता है? नहीं। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेम क्लास के, मैं बात करूँ सेम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर एक ही तरह का आता है, कॉपी भी आपकी एक तरह की चेक होती है। तो ये स्कूल में क्या है? इक्वालिटी है। अभी मैं स्कूल से थोड़ा बाहर उस पर आ जाऊँ, स्केल पे मैं बात करूँ इंडिया, तो हमारे लिए क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था मनुस्मृति और शरीयत बुक तो लगाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि मनुस्मृति में औरतों के लिए और शूद्र के लिए बहुत। मैंने अभी क्या बताया? इक्वालिटी। मैंने मनुस्मृति का नाम लिया यहाँ पे। मनुस्मृति औरतों के लिए वो बुक थी जो मनु नाम के एक ब्राह्मण ने लिखी थी। उस बुक में क्या बताया गया था? देखो अगर उस बुक को यहाँ पे इंडिया में अगर मैं कहूँ कि लीगल बोल दिया गया और उसको लगा दिया गया तो किसके साथ? दो कम्युनिटी जिसके साथ सबसे गलत। अगर मैं एक जेंडर के अकॉर्डिंग बात करूं तो वुमेन्स के साथ सबसे बुरा होगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा था? एक लाइन मैंने बताई थी जो क्लॉज मुझे सबसे घटिया लगता है कि वुमेन्स, देखो बुक्स नहीं छू सकती वो अलग है, वुमेन्स की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं। स्टार्टिंग में क्या बोला उन्होंने? स्टार्टिंग में जब वो दुनिया में आती है तो फादर पे, फिर अपने भाई पे, फिर शादी के बाद हस्बैंड और लास्ट में अपने बेटे। यानी वो अपने से कोई डिसीजन नहीं कर सकती, कोई अपने से कुछ भी वो लाइफ में नहीं कर सकती। तो ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हर की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे मैं मैन या वुमेन नहीं बात करी, आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो। आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और खास करके तो वुमेन्स के लिए ये कहा जाता है कि वुमेन्स की आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन मनुस्मृति क्या कह रही है कि उनकी होती ही नहीं है। वो चाहे जितना पढ़ ले लिख ले कुछ भी अचीव कर ले, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। उन्हें हमेशा एक आदमी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मनुस्मृति को मैं लगा देती तो पहला फंडामेंटल राइट तो यही खत्म हो जाता, इक्वालिटी तो खत्म, फ्रीडम खत्म। तो दो फंडामेंटल राइट की तो ऐसी तैसी हो गई स्टार्टिंग में मनुस्मृति के साथ। अगर मैं शरीयत बुक की बात करूं, शरीयत उसको हिंदू नहीं मानेंगे और उसमें भी बहुत सी चीजें, पर्दा प्रथा है, जैसे अगर मैं कह सकती हूँ हिजाब बुर्का है, तो उसको वो सही नहीं होगा क्योंकि वो एक कम्युनिटी की बुक, उसको दूसरी कम्युनिटी में हम लगा नहीं सकते। तो भाई हमारे लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ है? देखो मैंने क्या बोला, बन के तैयार हुआ है 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के कम्प्लीट हुआ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। लेकिन कब इसको? जनवरी
1950 में पब्लिश किया गया। लेकिन बनके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार। समझ में आ रहा है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस भी बोलते हैं ना इसे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा तैयार हो, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मैं चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एकदम उतर जाए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? कि तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं करे, क्योंकि तुम्हें पता हो ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। ये तो सबको मिले हैं, सबको मिले मतलब ये 6 राइट्स जो भी इंडियन है, जो भी इंडियन है उसको ये राइट्स कंफर्म मिले। अब देखो इंडियंस, मैंने एक चीज और बताई थी, जिसको यहाँ की नेशनलिटी मिल गई वो भी इंडियन हो। अब जैसे कोई अमेरिका से आके इंडिया शिफ्ट हुआ, उससे कुछ टाइम के बाद नेशनलिटी मिल गई, तो वो भी क्या हो जाएगा? इंडियन बन जाएगा ना, ठीक है? तो वैसे मैंने बात कही कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स सबके लिए, जितने भी इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस, हम इंडिया के लोग जो हैं, वो सबके लिए ये 6 फंडामेंटल राइट्स। मैंने कहा था इक्वालिटी, इक्वालिटी का जो आर्टिकल, टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं टोटल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स कहां से आते हैं, तो 12 to 35 जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, यानी 12 से 35 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स। इसको लिख लीजिए, टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395। हमारे 12 to 35 आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। किससे? फंडामेंटल राइट से। अगर मैं बात करूं, हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी, वो 14 से कितना आता है? 18। वेरी गुड, 14 से 18 तक आता है, ठीक है? अब मैं इसको डिवाइड करके बताती हूँ कि कौन से जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड है। तो अगर मैं एक एक करके बोलती हूँ, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में आता है 18। 14 आता है कि सबके लिए लॉ इक्वल होगा, सबके लिए लॉ इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के लिए, किसी ने मर्डर, कोई नॉन मुस्लिम उसने मर्डर कर दिया, उसको 10 साल की सजा, जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या जो पारसी है उसको 20 साल की सजा होगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इक्वल में सजा होगी, सजा बराबरी से होगी। किसी विशेष धर्म या विशेष जाति से रिलेटेड कोई भी स्पेशल या ब्राह्मण है भाई तो छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मनुस्मृति में क्या था कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचे, उनको आप कंटेंट या उनको कोई भी गलत आप बोल ही नहीं सकते, आपके पास राइट्स ही नहीं बोलने। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि जो गलत है वो गलत है। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना कि जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे उसको छोटा कहे या बड़ा कहे, गलत सिर्फ गलत होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा 14 to 18, मैंने कहा 14 में बात हो रही लॉ, यानी जो कानून बनेंगे वो सबके लिए क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे, बराबर बनेंगे, किसी के लिए स्पेशल और किसी के लिए नॉर्मल नहीं बनेंगे। हमारा 15 कहता है जेंडर मैटर नहीं करता। इसमें एक चीज और है सबसे इम्पोर्टेंट, उस दिन तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, रिलीजन। यहाँ पे धर्म से कोई मैटर नहीं है। धर्म का मतलब कि भाई अभी जैसे मैंने उसी में सब एक कर दिया, मैंने जैसे कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी, तो भाई धर्म से इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी विशेष धर्म का आता है तो हम उसको क्या कर दें? माफ कर दें। या कोई जैसे मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण कोई भी गलती करते हैं तो वो उच्च कोटि के होते हैं, उनको कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है। भाई किताबें हैं, किसी को भी दे दो, कोई भी पढ़ लेगा। जैसे मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए क्या कहा कि उस कम्युनिटी का एक बंदे को मौका मिला और उसने इतना हायर एजुकेशन पे हासिल कर ली कि असेंबली में, जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कोई उनकी डिग्री के बराबर था ही नहीं, कोई नहीं था भाई। सब बाहर से बैरिस्ट्री करके आते, लेकिन जितनी डिग्री और जितनी लैंग्वेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आती थी उतनी किसी को नहीं आती। इसीलिए तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। तो मैंने जैसे कहा कि 14 पे लॉ, एकदम अच्छे से इसको आज लिख लेना। 15 पे रिलीजन मतलब धर्म, इससे कोई मैटर नहीं करता कि कोई भी आप धर्म से आते हो, ठीक है? हाँ, अब बात करते हैं हम 16 पे आते हैं हम पोस्ट कि कोई जेंडर, अब भाई लड़कियों की जॉब है या लड़कों की जॉब है, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे, लड़कों की जॉब है या लड़कियों की जॉब है, तो लड़कियों के लिए अलग जॉब मिलेगी,
ऐसा होता है हमारे इंडिया में? लड़कों के लिए अलग जॉब मिलेगी, या लड़कियों को सैलरी कम मिलेगी, या लड़कों को सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता ना हमारे यहाँ, होता है? नहीं होता ऐसा। तो ये किस आर्टिकल में आता है? 16। पोस्ट यानी पद। गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकालेगी वो जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं निकालेगी। 17। अब 17 में एक चीज यहाँ पे मैं उस दिन स्किप कर गई थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। सुना है? इसके बारे में क्या जानते हो? लोअर कास्ट को छूते नहीं है। एग्जैक्टली, ये भी कहाँ है पूरा मेंशन? मनुस्मृति में। इसका पूरा लेखा जोखा कहाँ से मिलता है? मनुस्मृति में। कंडीशन ये थी कि ब्राह्मण के ऊपर शैडो नहीं पड़नी चाहिए थी। किसकी? दास्युस की। अगर उनके ऊपर दास्युस की शैडो पड़ती तो क्या कंडीशन होती? उनको फिर से नहाना पड़ता था। क्या होता था? नहाना पड़ता था। लेकिन ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया तो अगर ब्राह्मण, मैं तो कहती हूँ अगर ब्राह्मण इतने अच्छे थे या जो ऊंची कास्ट वाले इतने अच्छे थे तो उनको 4 किडनी लगा के भेजते, या उनको 2 दिल लगा के भेजते। क्योंकि क्या है ये? ऊपर की कास्ट के हैं, बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, एकदम सफेद वाले, आंखें एकदम ऐश्वर्या के टाइप वाली होती, ब्लू। क्योंकि भाई ये क्या है? ब्राह्मण है, अपर कास्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट नहीं करूँ। मैं जितने भी खुद को कहते हैं कि मैं अपर कास्ट में हूँ, या मैं मुस्लिम से बात करूँ कि भाई मैं तो खानदानी सैयद हूँ, तो ये हूँ तो वो हूँ, जात जाति, ये आपका जो कैरेक्टर है और आपकी नॉलेज, ये नहीं बताई जाती। इससे आपकी कैरेक्टर और आपकी नॉलेज जस्टिफाई नहीं होती। कबीरदास का एक दोहा है ना, क्या कहा गया? जाति ना पूछो साधु की, पूछना है तो पूछो ज्ञान। साधु से क्या पूछो? ज्ञान पूछो, नॉलेज पूछो, जाति ना पूछो। सबसे इम्पोर्टेंट म्यान होती है, तलवार होती है। तलवार इम्पोर्टेंट होती है, तलवार से लड़ा जाता है ना। म्यान तो वैसी की वैसी रखी रहती है, तो जिसमें तलवार को रखा जाता है। अगर मैं बात करूँ जाति, तो आपको आपके पेरेंट्स से मिल गई, आपने क्या अचीव किया? ज्ञान। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नॉलेज, आपने अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हुए, क्या किया। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई हम ये नहीं कहते कि हम किसी एक विशेष जाति के हैं तो हमें हर चीज करने की परमिशन है। हम जो नीची कास्ट है, या जिसे मैं अगर इसे लोअर कास्ट कहूँ, या ऊंची जात वाले लोग जिसे कहते हैं, ऊंची अपर कास्ट जिसे कहते हैं, अपर कास्ट वाले कहते हैं जो नीची जात के या लोअर कास्ट के लोग हैं उनको छूना नहीं चाहिए। ये मनुस्मृति में मेंशन, मंदिर नहीं आ सकते, किताबों को छू नहीं सकते। तो ये सही है? बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इक्वल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 17 के तहत आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, मिलेगी। 17 में अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी यानी 17 जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 वो क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत है। क्योंकि इक्वालिटी क्या है हमारी? बराबर की है। अनटचेबिलिटी सही नहीं है। इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है अनटचेबिलिटी। और आज भी अगर मैं बात करूं, गांव में आपको देखने को मिलता है, शहरों में तो ऐसा नहीं होता, फिर भी बहुत कम पैमाने पे, लगभग खत्म हो गया, बहुत अच्छी चीज। लेकिन गांव में आज भी होता है, आज भी। मैं आज की बात कर रही हूँ, 2024, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 और आज 2024 में हम खड़े हैं। 2024 में भी ऐसा हो रहा है गाँव। और इसकी वजह क्या है? कि उनके पास क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं, इसलिए उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। तो मैंने कहा 17 क्या कह रहा? अनटचेबिलिटी। अब भाई 18 वाला तो मैंने उस दिन डिटेल में बताया। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? भारत रत्न। गुड। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण, ठीक है। थर्ड पे पद्म भूषण, फोर्थ पे पद्मश्री। यही स्टेप्स होते हैं। अगर किसी को भारत रत्न मिला है तो उसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण मिला है तो वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे पद्म भूषण। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आप लोग सोचते होंगे कि ये कोई डिग्री लेके आपको मिल सकता है। नहीं, आपको भारत रत्न इसलिए भी मिल सकता है कि आप कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन आपने सोसाइटी के लिए, सोशल के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। आपने किसी कोई मूवमेंट चलाया, वो मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, उससे सोसाइटी को बहुत बेनिफिट हुआ है, इससे भी आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण। लेकिन आपका काम देखा जाता है कि उस काम को लेके आपने कितना, आपने कोई आर्ट को आगे बढ़ाया, कोई कल्चर है, कोई आर्ट है। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी चिकन का काम करता है और धीरे धीरे चिकन का काम
भारत से खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसने उसको क्या किया, ग्रो करवाया, नए एम्प्लॉयमेंट्स लगाए। अब यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने PhD होल्डर हो या आपने MPhil किया है या आपने LLB किया है तो इसलिए आपको पद्म विभूषण या पद्मश्री दे दिया जाए, यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब किससे है, आपने सोसाइटी, और सोसाइटी की बात करो इंडिया के, आपने कितना बड़ा काम, नोबेल के लिए भी यही है, नोबेल में भी कोई डिग्री अपॉइंटेड नहीं है, किसी भी अवार्ड में कोई डिग्री अपॉइंट नहीं होती। जैसे मैं बात करूँ आर्मी में 3 अवार्ड है, कौन कौन से, सबसे बड़ा परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर, कितने हुए, 3, परमवीर, महावीर और वीर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बात की टाइटल्स, टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। कैसे टाइटल्स, जो पहले के टाइम में मिलते थे, शाहजहां, वो टाइटल मिला था, खुर्रम नाम था, उसके फादर ने उसको क्या टाइटल दिया, शाहजहां। जैसे औरंगजेब को बोला गया आलमगीर, ठीक। तो ऐसे टाइटल नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, अवार्ड मिलेंगे। कैसे अवार्ड, जो भारत की सरकार देगी, भारत रत्न, विभूषण, पद्मश्री भूषण, या अगर आप आर्मी में हो तो महावीर, वीर या परमवीर, जो भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये आर्टिकल से। अब मैं बात करती हूँ हमारा फ्रीडम। फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक पे आता है, 19 to 20। जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम, ये किस आर्टिकल से आता है, 19 to 22, यानी आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ कि राइट टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल तक आता है, 14 to 18। अगर मैं बात करूँ हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल तक आते हैं, 12 to 35। टोटल कितने आर्टिकल हैं, 95। इक्वालिटी पे मैंने कहा 14 to 18, फ्रीडम पे मैंने कहा 19 to 22। अब 19 में प्रेस की आजादी, मीडिया, मीडिया की इंडिपेंडेंट किस में आती है। अब इसमें भी 7 पार्ट्स हैं, A to G, A B C D E F G, कितने हुए, 7। इसमें भी 7 पार्ट्स हैं। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19D। तो इसमें मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 19 कितने पार्ट्स हैं, 7। तो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G। यहाँ पे मैं 2 आर्टिकल्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स उसकी बात कर रही हूँ। आर्टिकल 19A में है बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19A क्या कहता है, बोलने की, प्रेस की आज़ादी इसी में आती है, प्रेस की आज़ादी इसी में आती है। आर्टिकल 19A क्या कहता है, बोलने की फ्रीडम। भाई क्या बोलने की फ्रीडम, सही सवाल, एग्जैक्टली सही या गलत, यहाँ पे कोई पर्सनल साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रही। यहाँ पे है कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A ही आपकी मीडिया, मीडिया का जो फ्रीडम आता है ना, वो किस में आता है, आर्टिकल 19A में, जिसमें हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत। अगर मैं आर्टिकल 19G की बात करूं, आर्टिकल 19G, आर्टिकल 19G भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया में रह के अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। अब कोई भी प्रोफेशन का मतलब है कि ड्रग्स ना बेचने लग जाओ, फिरौती ना मांगने लग जाओ, लीगल आप कुछ भी, आपको बिजनेस करना है बिजनेस करो, आपको डॉक्टर में, आपको यहाँ पे ये नहीं कहा गया, जैसे मैंने कहा वेदों में क्या कहा गया कि ब्राह्मण है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों को पढ़ाएगा, क्षत्रिय है तो सिर्फ आर्मी में जाएगा क्योंकि वो क्या है, क्षत्रिय है, ठीक है। वैश्य है तो वो सिर्फ क्या करेगा, बिजनेस करेगा। दासयोज है वो सिर्फ क्या करेगा, सर्वेंट का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोअर कास्ट का है या मैं कह सकती हूँ SC से बिलोंग करता है तो IAS भी बनता है, समझ में आ रहा है। और अगर कोई ब्राह्मण है वो बिजनेस भी कर रहा है, जरूरी नहीं कि जो वैश्य है वही बिजनेस करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 19G क्या कहता है, आर्टिकल 19G कहता है आपसे कि आप अपना प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आर्टिकल 19A क्या कहता है कि हमें फ्रीडम क्या है, बोलने का फ्रीडम है हमारे पास, समझ में आ रहा है। 19A क्या कहता है, बोलने का फ्रीडम है। 19G क्या कहता है, अब इसमें भी काफी कुछ आते हैं, B से लेके F तक के बीच में कि हम अपने एक संघ बना सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो संघ किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं, इसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। संघ ग्रुप जैसे मैंने अपनी कोई कम्युनिटी का ग्रुप बना लिया, लेकिन वो कम्युनिटी भड़काऊ भाषण ना दे, उससे दूसरी कम्युनिटी में कोई इफेक्ट ना पहुंचे, ये फ्रीडम है मेरा। हम अपना धर्म बना सकते हैं, कोई जुलूस निकाल सकते हैं, कोई सभा चला सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं,
लेकिन उसमें क्या ना हो, किसी को प्रॉब्लम, ये ध्यान रखो फ्रीडम तो है लेकिन हमारे फ्रीडम से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लीगल फ्रीडम, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, लीगल फ्रीडम की बात कर रही हूँ। 19 और 19 के बाद क्या आता है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 थोड़ा मजेदार है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि हमारे कंट्री में जैसे भाई क्रिमिनल्स तो होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं यहाँ पे फांसी, सीधे फांसी में नहीं, यहाँ पे मैं बात करें क्रिमिनल से किसी ने कुछ कर दिया, हाँ कोई उसके ऊपर मान लो कि उसने कुछ मर्डर कर दिया या चोरी कर दिया, कुछ भी उसने कर दिया, तो फाइनली कि कुछ पॉइंट्स है जो उसको भी फ्रीडम मिलता है, उसको भी फ्रीडम मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई क्रिमिनल है, यहाँ पे क्रिमिनल लॉज में आता है उसके फ्रीडम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो उस टाइम जब उसने क्राइम किया है, किस टाइम, जिस टाइम उसने क्राइम किया है, तो उस टाइम उस क्राइम की जो भी सजा है उस टाइम, बाद में करेक्शन होकर उसे और टफ बना दिया जाए, वो बात नहीं करी। जैसे किसी ने अगर 2024 में मर्डर किया या किसी ने अगर 2020 में मर्डर किया, तो जो 2020 का लॉ है उसे सजा भले 2028 में, मतलब अब हमारा लोअर जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन उसे पनिशमेंट किस लॉ के तहत मिलेगी, जब उसने जो क्राइम किया था, जिस ईयर में जो क्राइम किया था, पनिशमेंट उसको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि पनिशमेंट उसे उसी ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे किसी ने 2020 में अगर कुछ गलत किया है और उसे अभी सजा नहीं हुई, अभी केस चल रहा है, लेकिन 2026 में आते आते क्या हुआ कि उसमें और चीज़ें जोड़ दी गई, लेकिन उसे सजा कैसे मिलेगी, 2020 के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर मैं बात करूँ सेकेंड थिंग कि एक बार ही क्राइम की आपको पनिशमेंट मिलेगी, कोई भी आपने क्राइम किया हो उसकी पनिशमेंट एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी, तो वन टाइम पनिशमेंट। थर्ड आता है कि आपको आपके अगेंस्ट कोई भी गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकता। क्रिमिनल अब मतलब जो जिसने क्राइम किया है वो खुद बाध्य नहीं होता, मतलब उसके ऊपर ये चीज़ें फोर्सेबल लगाई नहीं जाती कि आप जाओ और आप कोर्ट में अपना जो क्या कर लो, कबूल कर लो, यानी क्लैरिफाई करो कि आपने ही क्या किया है, तो अलग है। लेकिन आप पे ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, मतलब आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, आप अपने अगेंस्ट गवाही, ये फ्रीडम में आ रहा है, ये फ्रीडम ही तो है कि क्रिमिनल्स को भी फ्रीडम मिल रहा है, ये क्या है, फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम हमारा। इसमें 3 पॉइंट समझ में आ गया ना। पहला क्या कह रहा है, पनिशमेंट आपको जब वो लॉ बना उसी के अकॉर्डिंग, उसी ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगी। सेकेंड कि आपको वन टाइम मिलेगी, एक बार ही मिलेगी, ठीक है। और जो क्रिमिनल है वो फोर्सेबल अपने आप को रॉन्ग साबित नहीं कर सकता, यानी क्रिमिनल को फोर्स नहीं किया जा सकता, नॉट टू बी फोर्स। ये फ्रीडम में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, फ्रीडम। कौन से आर्टिकल में फ्रीडम के, 20। अभी मैं 20 पर, अभी 19 बता चुकी हूँ ना, अब मैं किस में आ गई, फ्रीडम का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 90 to 22। तो अभी मैंने किसकी बात की, 19 के 20। अब किस पे आते हैं, 21 आर्टिकल हमारा क्या कहता है भाई, 21 आर्टिकल भी हमारा राइट टू फ्रीडम से इंक्लूडेड है। तो अगर 21 आर्टिकल जो राइट टू फ्रीडम में आता है उसमें क्या कहा जाता है कि आप अपनी आज़ादी से, मतलब अपने फ्रीडम से इस देश में रह सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ और जुड़ती है, इसमें एक चीज़ और क्या जुड़ती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलेगी। इसीलिए आप देखते हैं ना जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे गाँव में आपने देखे होंगे कोई फीस नहीं ली जाती, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में आता है, ये आज़ादी है उनको कि 6 to 14 एज क्या है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। समझ में आया किस आर्टिकल में आ रही है, 21। अब लास्ट आर्टिकल हमारा आता है 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 22 हमारा कहता है, अब इसमें भी क्रिमिनल आते हैं। अब इसमें क्रिमिनल की फ्रीडम के बारे में क्या बताया गया है,
इसमें क्रिमिनल की फ्रीडम के बारे में बताया गया कि मान लो अगर किसी को हम अरेस्ट करती है, पुलिस उसको क्या करती है, अरेस्ट करती है, तो उनको सही वजह बतानी होगी। ऐसे किसी को उठा के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई क्राइम किया है तो उसको आप बताइए कि आपने ये क्राइम किया जिस क्राइम के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट कि आप उसको 24 घंटे के अंदर, कितने घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट करना होगा। मजिस्ट्रेट कौन, जो डिसाइड करता है कि इसका केस सही है या नहीं। 24 घंटे के अंदर। अब जब देखो यहाँ पे 24 घंटे में पॉइंट होगा, 24 घंटे आने जाने का टाइम निकाल। अब जैसे मैं बात करूँ, किसी को अरेस्ट किया गया बैंगलोर से और उसका केस चल रहा है यूपी में, तो आने में टाइम लगेगा, ट्रेन से आएगा, फ्लाइट से आएगा, तो उतना टाइम निकाल के 24 घंटे होगा। समझ में आ रहा है? उतना टाइम निकाल के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, राइट है। आप, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जिसके ऊपर क्राइम होता है, जो विक्टिम होता है, उसको गवर्नमेंट वकील मिलता है, लेकिन जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम करता है, उसको प्राइवेट वकील लेना पड़ता है। तो ये आपके पास फ्रीडम है कि आप अपना वकील चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जल्दी से रिवीजन देखें। मैंने अभी बताया है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है 19 to 22। 19 पे आपका आता है प्रेस की आज़ादी या बोलने की आज़ादी। 19G में हमारा आता है, 19A में बोलने की आज़ादी। 19G में क्या आता है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। 20 में हमें बताया गया है कि भाई अगर कोई क्रिमिनल है, उसे कोई भी पनिशमेंट मिलती है, तो जिस टाइम उसने क्राइम किया है उसी के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगी। यानी हियर देख, एक ही बार सजा होगी, दोबारा सेकेंड टाइम पे सजा उसको नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि उसे जो पनिशमेंट मिलेगी उसी लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। आर्टिकल 20 कहता है जो क्रिमिनल है 1 टाइम मिलेगी, सेकेंड टाइम उसे उसी चीज की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसे फोर्स नहीं किया जा सकता अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए। अब मैं बात करूँ 21, जिसमें एजुकेशन मैटर आ जाता है कि जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। हमें ये आज़ादी है कि हम भारत में अपने अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ 22 क्या कहता है, ये भी क्रिमिनल में आता है। इसमें भी 3 पॉइंट है कि पहला भाई हम अपना वकील चूज कर सकते हैं, सेकेंड हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना होता है, और हमें हमारा जो क्राइम है, हमने जो क्राइम किया है उसकी सही वजह बतानी पड़ती है। किसको? पुलिस को, जो हमें अरेस्ट करे। ठीक, एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, विमेंस को, औरतों को, लड़कियों को मैं बात कर रही हूँ, शाम के बाद 6 बजे जब सूरज ढल जाता है, सूरज ढल जाता है, आपने चाहे जितना बड़े से बड़ा क्राइम किया हो, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर इवनिंग हो जाती है उसके बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता।